हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम अपने अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने ईयू के बारे में पढ़ा था, यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ा। और इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे, इस वाले वीडियो में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान के बारे में पढ़ेंगे। और ये रीजनल वो कॉपरेशन के लिए बनाए गए हैं। और अब स्टार्ट करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। टेक अ लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। हमें एक पॉलिटिकल मैप को स्टडी करना है और ये हैबिट हमें बनानी है कि जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो हमारे पास एक मैप होना चाहिए कि जिस भी कंट्री के बारे में हम पढ़ें तो तुरंत हमें पता होना चाहिए कि वो कंट्री कहाँ पर है। विच कंट्री वुड यू से फॉल इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया। अब जब आप पॉलिटिकल मैप देखोगे तो आपको ये बताना है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो हमारे साउथ ईस्टर्न रीजन में आती हैं, किसके, एशिया के। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस रीजन ऑफ एशिया सफर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिपीटेड कॉलोनिज्म बोथ यूरोप एंड जापानीज। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सबसे ज़्यादा किस इलाके को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, किस रीजन को, वो थे हमारे एशिया। एशिया ने सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वहाँ पर मतलब पॉलिटिकली जो भी वहाँ पर बदलाव हुए, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली चेंज हमने कहाँ पर देखे हैं, एशिया में। और ये किस टाइम पीरियड पे हुआ था सबसे ज़्यादा वहाँ पर चेंजेस, जब वहाँ पर कॉलोनिज्म था, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट वहाँ पर थी। और कौन का किसका कंट्रोल था, यूरोपियंस का और जापानीज़ का। एट द एंड ऑफ द वॉर, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, इन कन्फ्रंटेटेड प्रॉब्लम ऑफ नेशनल बिल्डिंग। अब इन देशों को दोबारा से बनाना था, ये प्रॉब्लम सबसे पहले आई। द रिवेंज ऑफ पॉवर्टी, और क्या समस्या थी वहाँ पर, गरीबी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और ये जगह कैसी थी, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। एंड द प्रेशर टू अलाइन विद वन ग्रेट पावर और द अनदर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। और साथ में इन देशों के ऊपर ये भी प्रेशर था कि मैंने आपको बताया था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से पूरी दुनिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, टू सुपर पावर्स में डिवाइड हो गई थी। तो अब इनके सामने एक और समस्या थी कि किस ब्लॉक के साथ शामिल होंगे। दिस वॉज ए रिसिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट which the countries of Southeast Asian could ill afford. Efforts as Asian and the Third World Unity, such as the Bandung Conference and the Non-Aligned Movement, were ineffective in establishing the conventions for informal cooperation and interaction. देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने ये अपनी पॉलिसी में ये इंक्लूड करा कि वो किसी भी ग्रुप के साथ या किसी भी सुपर पावर के साथ अब वो नहीं मिलेंगी। और वो कैसे रहेंगे, मैंने नेम पढ़ाया था, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, कि किसी भी ग्रुप के साथ शामिल नहीं होना। लेकिन जो बॉन्डुक कॉन्फ्रेंस हुआ और साथ में जो नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ, नेम हुआ, वो भी इस जगह की जो जितनी भी ज़रूरतें थी उसको वो पूरा करने में सफल नहीं हो पाए। हेंस द साउथ ईस्ट एशियन नेशन sought an alternative by establishing the Association for South East Asian Nations. अब वहाँ की कंट्रीज़ ने जब देखा कि इनसे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है, जिस तरीके का कॉपरेशन, जिस तरीके का डेवलपमेंट ये कंट्रीज़ चाहती थी वो इन्हें डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश करा। और उस एसोसिएशन का क्या नाम था, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। उन्होंने आसियान की इस्टेब्लिश करा। ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region. ASEAN किसने बनाया, 1967 में 5 देशों ने बनाया। वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, इंडोनेशिया, देखो मैप में दिखाते हैं, दिस इज़ इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया के पास ही मलेशिया, एंड द फिलीपींस, दिस इज़ फिलीपींस, सिंगापुर बहुत छोटी सी बिल्कुल जगह है, यहीं पर आपको सिंगापुर भी दिखाई देगा, एंड थाईलैंड। इन 5 देशों ने मिलकर क्या बनाया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक में उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन करा और उन्होंने कौन से एसोसिएशन को स्टैब्लिश करा, आसियान। The objective of ASEAN was
primarily to accelerate economic growth and through the social progress and cultural development. मेन मोटिव जो था आसियान को बनाने का वो क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सोशल प्रोग्रेस करना और कल्चरल डेवलपमेंट करना. A secondary object was to promote regional peace and establishing based on the rule of law and the principles of the United Nations Charter. साथ में ये तीन चीज़ें तो इन्होंने करी थी कि हाँ आसियान में हम लोग क्या क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, सोशल प्रोग्रेस करेंगे और कल्चर डेवलपमेंट करेंगे. दूसरा उन्होंने ये भी ऑब्जेक्टिव रखा कि एक तो हम जो ये हमारा रीज़न है इसमें हम पीस इस्टेब्लिश करेंगे, मतलब शांति को बनाए रखेंगे. और ये शांति किस चीज़ पर बनेगी? रूल ऑफ लॉ. और रूल ऑफ लॉ कौन सा? जो प्रिंसिपल्स कौन अपना रहा है? यूनाइटेड नेशन का चार्टर, यूएनओ जो अपनाता है. ओवर द ईयर्स ब्रुनोए, जेरूसलम, वियतनाम, लाओ, म्यांमार एंड कंबोडिया जॉइंड आसियान टेकिंग इट्स स्ट्रेंथ टू 10. अब उसके बाद ये 5 तो नेशन थे जो इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर थे, उसके बाद 5 और देश इसमें शामिल हुए और इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 10. Unlike the EU, there is a little desire in ASEAN for supranational structure and institutions. अभी मैंने आपको इससे ही पहले जो EU पढ़ाया था, यूरोपीय यूनियन, कि किस तरीके से यूरोपीय यूनियन ने अपनी करेंसी बनाई, अपने रूल बनाए, लेकिन ये सारे काम आसियान ने नहीं करे. ASEAN countries have celebrated what has become known as the ASEAN Way, a forum of interaction that is informal, non-confrontation and cooperative. लेकिन आसियान ने क्या अपनाया? आसियान ने कहा कि सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, कॉपरेशन से काम करेंगे और कभी कोई ऐसी समस्या आई कि आपस में कभी कोई युद्ध जैसी समस्या आई तो उसे बैठकर हम लोग सुलझा लेंगे. और यही चीज़ें क्या कहलाई? आसियान वे भी कहलाया. The respect for nation sovereignty is critical to the functionings of ASEAN. और सभी देश एक दूसरे की सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता की क्या करेंगे? उसको बनाए रखेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. इट मीन्स कि कोई किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेगा, पीसफुली हर एक डिस्प्यूट को दूर किया जाएगा. विथ सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. और ये जो आसियान कंट्रीज़ हैं ये कैसी इकनॉमी है? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है वर्ल्ड की. ASEAN broadened its objectives beyond the economic and social sphere. In 2003, ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars. 2003 में आसियान EU के रास्ते पर चला और उसने मतलब 3 चीज़ें अपनाई जिसे 3 पिलर्स के नाम से जाना जाता है. कौन कौन से? द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द एशियन सोशल कल्चरल कम्युनिटी. 3 पिलर्स कहा जाता है आसियान की. कौन कौन से? सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशल कल्चरल कम्युनिटी. और ये आसियान का फ्लैग है. ये इस फ्लैग में जो है ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? जो पैडी जो राइस होते हैं उसकी ये 10 कंट्रीज़ इससे शो करी गई हैं. और जो सर्कल है वो किसको सिंबलाइज्ड कर रहा है? वो आसियान की यूनिटी को सिंबलाइज्ड कर रहा है. तो इस तरीके से आज इस वीडियो में आसियान के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आसियान की और जितनी भी उसके और जो बातें हैं कि किस तरीके से आसियान का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से उसने इकोनॉमिकली बेनिफिट हुआ इस रीजन को, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.